हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन बात लर्निंग। आज के इस सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स कवर करेंगे। लगभग 10 के अराउंड टॉपिक्स होंगे। ये वो टॉपिक्स होंगे जो जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है एग्जाम में पूछे जाने काफ़ी ज़्यादा हाई है। देखिए, इनमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बड़े ही ईज़ी से, बड़े ही सिंपल से फैक्ट्स हैं। आप एक बार अगर गो थ्रू करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अगर है, अगर ये क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जो है बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आप उसको ईज़िली टैकल कर पाएँगे। तो इस हिसाब से हम जो है फैक्ट्स को बड़े आराम से पीपीटी के साथ जो है समझने की कोशिश करेंगे। जो टॉपिक्स हैं मेजरली वो कवर करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम्स, इंपॉर्टेंट जो है स्कीम्स जो न्यूज़ में रही हैं रिलेटेड टू डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। सो वी विल कवर ऑल दोज़ एस्पेक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है वो है यूएस की टॉम हॉक मिसाइल्स। देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यूएस टॉम हॉक मिसाइल काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है इन द कंटेक्स्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर के कंटेक्स्ट में ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में क्यों रही? बिकॉज यूक्रेन कॉन्स्टेंटली डिमांड्स वेपन फ्रॉम अमेरिका। वो यूएस से वेपन सपोर्ट बहुत ज़्यादा ले रहा है। अदरवाइज यूक्रेन के पास इतना पोटेंशियल नहीं है ऑन द टर्म्स ऑफ डिफेंस कि वो रशिया जैसी सुपरमाइट को रोक सके। तो इसलिए वो यूएस से हेल्प लेता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेपन की एड में। तो फिर वो टॉम हॉक मिसाइल उससे किस वजह से मांग रहा है? अब टॉम हॉक मिसाइल जो है ये जो है जिसके पास बहुत ज़्यादा डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ है। यानी कि यूक्रेन जो है सिर्फ फ्रंटियर्स पे वॉर ना लड़ते हुए वो रशिया के डीप इनसाइड अंदर तक टारगेट कर सकता है। इससे होगा क्या? इससे यूक्रेन की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज स्ट्रोंग हो सकती हैं। कौन सी कैपेबिलिटीज? ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। उस चीज को इंश्योर करने के लिए ये जो मिसाइल है ये बहुत ज्यादा जो है न्यूज में है। अब जो बातें हमें इस मिसाइल के कंटेक्स्ट में याद रखनी है वो तो ये है कि पहली बात तो ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल। कौन सी मिसाइल है? लॉन्ग रेंज। देखिए, हमेशा मिसाइल की जब बात होगी तो आप ये याद रखेंगे कि मिसाइल की रेंज क्या है सबसे पहले तो। राइट, तो ये जो मिसाइल है टॉम हॉक मिसाइल ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। इट इज अ लॉन्ग रेंज मिसाइल। राइट, इसकी जो रेंज है वो 1250 से लेकर 2500 किलोमीटर तक की है। आप रेंज नंबर में जो है कंफ्यूज ना हो, बस इतना जरूर याद रखें कि जो रेंज है वो कौन सी है? लॉन्ग रेंज मिसाइल है। राइट, प्लेटफॉर्म्स यानी कि जहां से इसको लॉन्च किया जा सकता है। इट कैन बी लॉन्च वाया शिप्स, इट कैन बी लॉन्च वाया सबमरीन्स एंड वाया ग्राउंड लॉन्चर्स। यानी कि शिप से, सबमरीन से और ग्राउंड से इसको लॉन्च किया जा सकता है। राइट, नाउ द मिसाइल, द बेसिक फीचर ऑफ द मिसाइल इज इट्स लो एल्टीट्यूड फ्लाइट। देखिए, जितना मिसाइल लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करेगी उतना ज्यादा चांसेस होगा कि वो रडार की रेंज से बाहर रहेगी, रडार उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा और वो एनिमी को इजीली टारगेट कर पाएगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं: पहला, लॉन्ग रेंज मिसाइल है। दूसरा, ये शिप, सबमरीन और ग्राउंड लॉन्चर्स के थ्रू लॉन्च करी जा सकती है। और तीसरा, ये लो एल्टीट्यूड फ्लाइट लेती है, यानी कि रडार के से इसकी डिटेक्शन होना बहुत मुश्किल है। राइट, ये चीजें हम ध्यान में रखेंगे। टॉमहॉक मिसाइल की कुछ स्पेसिफिकेशन। अब इसकी जो स्पीड है वो सब सोनिक है। देखिए, मिसाइल्स की कुछ स्पीड होती है जिनको हम साउंड के कंपैरिजन में जो है कंपेयर करते हैं। सब सोनिक मिसाइल यानी कि जिनकी साउंड के कंपैरिजन में अंडर मैक 1 स्पीड है। मैक क्या है? साउंड की स्पीड को ट्रेवल करने के लिए, मेजर करने के लिए एक यूनिट है। अंडर मैक 1 जिन मिसाइल्स की स्पीड होगी उसको हम बोलते हैं सब सोनिक मिसाइल्स। ऐसे ही सुपरसोनिक भी होती हैं, ऐसे ही हाइपरसोनिक भी होती है। सुपरसोनिक जिनकी मैक 2 के आसपास की स्पीड है और हाइपरसोनिक जिनकी मैक 5 के आसपास स्पीड है। सबसे ज्यादा स्पीड वाली मिसाइल्स होती हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स। राइट, तो जो ये टॉम हॉक मिसाइल है, अब टॉम हॉक मिसाइल के कंटेक्स्ट में हमें क्या याद रखना है कि टॉम हॉक मिसाइल एक सबसोनिक मिसाइल है। राइट, वो हम याद रखेंगे कि टॉम हॉक मिसाइल कौन सी मिसाइल है? एक सबसोनिक मिसाइल है। डन। और लॉन्ग रेंज मिसाइल है, सबसोनिक मिसाइल है। दूसरा, इसकी कैपेबिलिटीज क्या है जो इसका खास बात है? इट हैज डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज। It has deep strike capabilities. राइट, स्टेल्थ फीचर्स हैं क्योंकि लो एल्टीट्यूड में फ्लाई करती है। तो स्टेल्थ, स्टेल्थ का मतलब होता है कि जब आप इजीली जो है रडार्स के डिटेक्शन जो है इंस्ट्रूमेंट्स को इवेड कर सको। राइट, उसे हम स्टेल्थ फीचर बोल देते हैं। नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल जो है न्यूज में थी, उसका कारण था कि इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया अपनी अग्नि प्राइम मिसाइल को। अब अगर इसकी रेंज की बात हो रही है तो इसकी क्या रेंज है? इसकी इंटरमीडिएट रेंज है। इसकी जो रेंज है वो है इंटरमीडिएट रेंज। ध्यान में रखेंगे कि अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज जो है वो है इंटरमीडिएट रेंज।
राइट, इसे नहीं भूलना। और इसकी एक जो खास बात है अगली, अगर इंटरमीडिएट रेंज के अलावा, वो है दैट द मिसाइल इज रेल बेस्ड मिसाइल। व्हाट इज रेल बेस्ड लॉन्चिंग? रेल बेस्ड लॉन्चिंग का मतलब होता है कि जब कोई मिसाइल को आप रेलवे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इजीली लॉन्च कर सके। अब देखिए, इंडिया में रेलवे प्लेटफॉर्म्स बड़े ही अच्छी तरीके से स्प्रेड आउट है, राइट। तो हम कहीं भी इस मिसाइल को अपने जो है रेल वैगन्स के ऊपर लगा के माउंट करके कहीं भी भेज सकते हैं और इजीली वहां से इसको जो है क्या कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं। रेल बेस्ड मिसाइल जो है वो बड़ी कम कंट्रीज के पास है, और अब इंडिया जो है उन्हीं कंट्री में से एक होगी। अग्नि प्राइम के बारे में जो चीज हमें ध्यान रखनी है वो ये कि इसको डेवलप करने वाली है डीआरडीओ, राइट। जैसे मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स को डेवलप करने वाली डीआरडीओ है, तो यहाँ पे भी डीआरडीओ है। दूसरा जो पॉइंट आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे वो ये क्या है कि ये 2 स्टेज फ्यूल सिस्टम पे ऑपरेट करती है। इस पे 2 स्टेज, और जिसमें फ्यूल है वो सॉलिड फ्यूल है। देखिए, ये बड़े सिंपल फैक्ट्स होते हैं तो इसको हम भूलेंगे नहीं। पहला 2 स्टेज, दूसरा सॉलिड फ्यूल सिस्टम, राइट। रेंज जो है कितनी, अप टू 2000 किलोमीटर ऑपरेशनल रीच है इसकी। यानी कि ऑपरेशनली अगर इसको काम करवाया जाए, इफ वी हैव टू एक्सटेंड इट ऑपरेशनली, तो हम इसको 2000 किलोमीटर तक भेज सकते हैं। तीसरा, पेलोड ऑप्शंस हाईली एक्सप्लोसिव, थर्मोबैरिक एंड न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है ये कैरी कर सकती है। यानी कि अग्नि प्राइम कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल न्यूक्लियर कैरिंग मिसाइल। इसको न्यूक्लियर कैरिंग मिसाइल की तरह या वेपन की तरह यूज किया जा सकता है, राइट। वी हैव टू रिमेंबर दैट। कुछ कोर फीचर जो यहाँ पे रिमेंबर करने हैं कि डीआरडीओ ने इसको बनाया है, और ये एक 2 स्टेज फ्यूल पे काम करती है। फ्यूल जो डलता है वो सॉलिड फ्यूल डलता है, उसे नहीं भूलेंगे, राइट। रेल बेस्ड लॉन्च सिस्टम जो बहुत ही कम कंट्रीज के पास है, जैसे कि नीचे नाम लिखे हुए हैं, रशिया, यूएस, चाइना एंड पॉसिबली नॉर्थ कोरिया के बारे में पक्का नहीं पता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया तो बोलता है, क्लेम करता है कि है, बट उसका कोई एज सच सुपर कोई प्रूफ नहीं आया, राइट। बट रशिया, यूएस और चाइना के पास जो है ये रेल बेस्ड मिसाइल है, और किसी कंट्री के पास नहीं है। अब जो है इंडिया ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, राइट। चलिए, नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट। तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट बहुत टाइम से न्यूज में है। इसका कारण पहला तो ये है कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट जो है उसे बनाने वाली हमारी इंडिया की जो है कंपनी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो इसे बनाएगी, ये एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। यानी कि ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, सबसे पहली बात। ये एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और तेजस का ही वेरिएंट है। इसका नाम है तेजस मार्क 1A, राइट। अब इसके बारे में कुछ खास बातें जो हमें याद रखनी है। पहला, कि इट इज नॉट अ 5th जनरेशन, इट इज अ 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। ये ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, वर्सेटाइल कॉम्बैट रोल में इसको यूज किया जाता है, जैसे कि एयर टू एयर कॉम्बैट में आप इसको यूज कर सकते हैं, ऑफेंसिव के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको ग्राउंड अटैक के लिए भी यूज कर सकते हैं। ग्राउंड अटैक के लिए कैसे कि ये लो एल्टीट्यूड पे भी फ्लाई कर सकता है बहुत इजीली। और दूसरा, हमारी जो है डिपेंडेंस रिड्यूस करेगा फॉरेन कंट्रीज पे, फॉरेन फाइटर जेट्स पे, जैसे कि राफेल। अब जो है राफेल भी एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, बट हमें वो प्रोक्योर करना पड़ा फ्रांस से। फ्रांस में एक दसोल्ट एविएशन नाम करके कंपनी है जो राफेल को बनाती है। ये भी आप ये ध्यान रखेंगे कि राफेल बहुत रिसेंटली न्यूज में था, राइट। दसोल्ट एविएशन नाम की कंपनी है जो राफेल बनाती है। रिसेंटली हमने राफेल का ही वर्जन, राफेल M, प्रोक्योर किया है अपनी नेवी नीड्स के लिए, राइट। राफेल M का मतलब होता है मैरीटाइम, राइट। तो हम ध्यान रखेंगे। अब एयरफोर्स के पास भी राफेल है, और नेवी के पास भी क्या है, राफेल M है, राफेल का ही मैरीटाइम वर्जन, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ज्यादा न्यूज में थी, क्योंकि अब इंडिया ने भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के ग्रुप को, एक के एलीट ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लिया है। अब हम भी जो है क्या बन गए हैं, एक एलीट बन गए हैं, जो जो अब हमारे पास भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है, जिनकी रेंज जो होती है वो 5000 किलोमीटर से ज्यादा होती है। 5000 किलोमीटर या उससे ज्यादा की जिसकी रेंज होगी उसको हम बोलते हैं ICBM। यानी कि ये मिसाइल्स एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जो है आराम से हमला कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू फ्लाई देयर, आपको जो है कोई भेजना नहीं है वहां पे, आप सिर्फ अपने घर में बैठे बैठे एक बटन दबाइए और मिसाइल जाएगी और दूसरे कॉन्टिनेंट पे स्ट्राइक कर देगी, राइट। इसे हम बोलते हैं ICBM। ICBM कोल्ड वॉर के टाइम पे बहुत ज्यादा क्रूशियल टेक्नोलॉजी थी, राइट, और बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करा था इसने आर्म्स रेस में। और कुछ ही कंट्रीज हैं जिनके पास ICBM की कैपेबिलिटीज है। अब जो है
इंडिया भी उनमें से एक है और हमारी आईसीबीएम मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि 5। ये याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अग्नि 5 जो है वो एक आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। राइट इसकी स्पेसिफिकेशंस जो है, प्रोपल्शन 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल सिस्टम है, ये ध्यान रखना है। कौन सा स्टेज? 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल सिस्टम है इसके अंदर। राइट डीआरडीओ ने इसे बनाया है अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईजीएमपी। आईजीएमपी जिसकी जो है शुरुआत की थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। तो उसी अग्नि मिसाइल्स, अग्नि की शुरुआत भी उन्होंने की थी, उनको ही मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब ये अग्नि मिसाइल का 5th वर्जन है, डेवलपमेंट बाय डीआरडीओ। अब इसके अंदर ये भी कैपेबिलिटी है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स का मतलब क्या होता है कि एक मिसाइल जब अटैक करने के लिए तैयार होगी तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स लगे होंगे, यानी कि एक मिसाइल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है टारगेट जो है माउंटेड वेपन्स लगे होंगे, यानी कि एक मिसाइल यहां जाएगी, एक मिसाइल यहां जाएगी, एक मिसाइल यहां जाएगी, एक मिसाइल यहां जाएगी। ये जब टारगेट की गई थी तब ये एक ही मिसाइल थी, बट अब इसमें क्या हो गए हैं, बहुत सारा ऑफशूट्स आ गए हैं और अब ये अलग अलग जगहों पे साइमल्टेनियसली क्या कर सकती है, टारगेट कर सकती है। राइट तो ये कैपेबिलिटी भी जो है, एमआईआरवी कैपेबिलिटी भी अग्नि 5 में है। राइट अब जो ये हमारे जो जिनके पास आईसीबीएम कैपेबिलिटीज हैं वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है। असल में यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया ही इसके पायनियर्स हैं, कोल्ड वॉर के टाइम पे इन्होंने ही एक्सपैंड किया था। उसके बाद चाइना, फ्रांस एंड वी, इंडिया, अग्नि 5। राइट तो हम हैं 5 कंट्रीज जिनके पास आईसीबीएम की कैपेबिलिटीज हैं। Now, the next news is regarding मेल ड्रोन्स प्रोक्योरमेंट। इस मेल की फुल फॉर्म क्या है? कंफ्यूज नहीं करना, ये मेल वो मेल नहीं है जेंडर वाला। दिस इज मीडियम altitude long endurance drones. The drones which can fly at the medium altitude for the long span of time are known as medium altitude long endurance drones. These are very very highly edged टेक्नोलॉजी, और जो है इसे प्रोक्योर करने की बात हो रही है बिकॉज इंडिया इज काइंड ऑफ लेइंग बैक इन दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज। अभी हम जो है काफी पीछे हैं रेस में, तो हम क्या कर रहे हैं, पर हमारी डिफेंस नीड्स तो बहुत ज्यादा है। डिफेंस नीड्स कैसी है? देखिए, सर्वेलांस कैपेबिलिटीज हमें इंश्योर करने की हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बिकॉज हमारे दो जो नेबर्स हैं उनके कुछ खास अच्छे रिलेशन नहीं है हमारे साथ। मतलब चाइना के साथ हम थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने रिलेशन को, बट स्टिल देयर इज अ बॉर्डर सिचुएशन देयर। एंड ऑन द साइड ऑफ पाकिस्तान इसके साथ तो बहुत ज्यादा बॉर्डर सिचुएशन है, एडवर्स रिलेशन ही है एज सच। तो अब सर्वेलांस कैपेबिलिटीज को इंश्योर करने के लिए हमें ड्रोन्स की जरूरत है। राइट तो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की प्रोक्योरमेंट की बात जो है वो चल रही है। गवर्नमेंट इज एक्टिवली लुकिंग फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रोन्स। ड्रोन्स, अब एक ड्रोन का नाम जो है बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, जिसका नाम था हैरप ड्रोन्स ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर। हैरप ड्रोन क्या है? नाउ हैरप ड्रोन इज समथिंग जो हमने इसराइल से प्रोक्योर किया था, और ये भी जो है एक लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, लॉइटरिंग म्यूनिशन है। लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या होती है? देखिए, लॉइटरिंग म्यूनिशन का मतलब होता है कि वो वेपन सिस्टम या वो वेपन या वो एयर एयर लॉबी जो काफी देर तक एक स्पोर्ट के ऊपर जो है लॉइटर कर सकती है, उसके ऊपर घूम सकती है, राइट, स्टे कर सकती है, ताकि वो वहां पे एनिमी की मूवमेंट को रिपोर्ट कर सके। राइट और बाद में ये क्या बन जाती है, ये एक पोटेंशियल वेपन बन जाता है। मतलब पहले तो ये घूमेगा और पहले पूरा ट्रैक करके जब इसको कमांड देंगे तो ये यहाँ पे जाके अटैक भी कर देगा। राइट दिस इज अ हैरोप ड्रोन जो हमने इसराइल से जो है लिया है। राइट तो मेल ड्रोन्स की प्रोक्योरमेंट की बात चल रही है। गवर्नमेंट इज एक्टिवली लुकिंग फॉर दी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स। कैपेबिलिटीज क्या है? फ्लाइट एंड्योरेंस 30+ आवर्स ऑफ कंटिन्यूस ऑपरेशंस जो ड्रोन्स करते हैं वो इसके अंदर आते हैं। एंड द मैक्सिमम एल्टीट्यूड इज 35,000 ऑफ किलोमीटर्स, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, और दी आर रिक्वायरमेंट इज दैट कि जो ड्रोन्स हम प्रोक्योर करेंगे उसमें 60% क्या होना चाहिए? इंडिजीनियस कंटेंट होना चाहिए, टू एंश्योर दैट आर प्रोक्योरमेंट इज इन सिंक्रोनस विद आत्मनिर्भर भारत। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक कंडीशन रख रहे हैं दैट द ड्रोन शुड हैव 60% ऑफ इंडिजीनियस कंटेंट। नाउ द पर्पस ऑफ ड्रोन इज रियल टाइम इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट करना इंडिया की। ऑलराइट नाउ
द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इज दैट इंडिजीनियस माइलस्टोन के हम अपने फर्स्ट मेजर प्रोक्योरमेंट सिस्टम इंडिजीनियस यानी कि 60% इंडिजीनियस होने चाहिए। तो पहली मेजर इंडिजीनियस प्रोक्योरमेंट है मेल्स ड्रोन की। इससे होगा क्या, जो इजरायली इंपोर्ट्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी, राइट। सेकंड, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अगर हम डिफेंस सेक्टर को इंपॉर्टेंस देंगे तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, डिफेंस जो है, इंडस्ट्रियल डिफेंस बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट करता है, क्योंकि इसकी बहुत सारे बेसिक इंडस्ट्री के साथ जो है बैकलिंक्स होते हैं, राइट। फॉरेन इंडस्ट्री के साथ बैकलिंक्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा पुश देगा इंडस्ट्री को। तीसरा, बॉर्डर सिक्योरिटी की अगर हमारे पास बेहतर ड्रोन कैपेबिलिटीज होंगी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की कैपेबिलिटी होगी, यूएवीज की, तो हम बहुत अच्छे तरीके से बड़े ही एफिशिएंटली बॉर्डर्स को सिक्योर कर पाएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिप्रीज एनुअल रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिप्री एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और वो हर साल अपनी रिपोर्ट देता है कि भाई दुनिया के अंदर जो है वेपन को लेके इस टाइम पे कैसी सिचुएशन बनी हुई है, हाउ कंट्रीज आर बिहेविंग इन द टर्म्स ऑफ देयर डिफेंस बजट्स, in the terms of production of weapons, in the terms of production of nuclear warheads, in the terms of are they increasing the stockpiles or are they reducing the stockpiles, right? उसके मामले में तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस बार जो इन्होंने असेसमेंट दिया उसके कुछ की फिगर्स हैं। द फर्स्ट इज दैट टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड्स इन दिस वर्ल्ड इज अराउंड 12,241। लार्जेस्ट जो है वो यूएस और रशिया के पास है, रशिया और फिर जो है यूएस के पास है, राइट। ये दो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं जिनके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। आउट ऑफ दोज डिप्लॉयड वॉरहेड्स आर 3,912। देखो फर्क क्या होता है, डिप्लॉयड वॉरहेड मतलब कि आपके पास वॉरहेड्स पड़े हैं एक जगह और आपके पास मिसाइल पड़ी है एक जगह। जब इस वॉरहेड को आप मिसाइल के ऊपर लगा देते हैं तब ये डिप्लॉयड वॉरहेड बन जाता है, राइट। यानी कि दे आर रेडी टू फायर, राइट। सो और उनमें से हाई अलर्ट जो पोजीशंस पे तैनात है वो है 2100। बहुत ज्यादा नंबर होता है, राइट। तो ये जो है, और इसके बाद भी है। नाउ दी एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, सो चाइना इज दी वन कंट्री विच इज एक्सपेंडिंग वेरी फ्यूरियसली इन द टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स। बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना रहे हैं वो, और 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के पास अभी के टाइम पे उनके पास टोटल है। और अगर रशिया और यूएस की बात कर रहे हैं तो इनके पास ईच के पास 1000+ जो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। डिप्लॉयड वॉरहेड्स 24 हैं, और एनुअल एडिशंस की अगर 2023 से अगर उसकी रिपोर्ट को इस साल से कंपेयर करें तो ऑन एन एवरेज 100 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऐड कर रहा है चाइना, तो कि बहुत घबराने वाली बात है, राइट। नाउ ग्लोबल न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन। नाउ इंडिया हैज स्लाइटली एक्सपेंडेड इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल। हमने भी न्यूक्लियर वॉरहेड जो है बढ़ाए हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल को इंक्रीज करा है। एंड पाकिस्तान इज आल्सो डूइंग द सेम। पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स के नंबर बढ़ा रहा है, बट फॉर इन्फॉर्मेशन, इंडिया के पास अकॉर्डिंग टू सिप्रीज रिपोर्ट पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, राइट। इंडिया के पास पाकिस्तान से ज्यादा है एज पर दी रिपोर्ट ऑफ सिप्री। कोई भी सरकार कभी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं देती है एज सच, राइट। तो सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के पास पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। और चाइना के पास डेफिनेटली, चाइना के पास तो हम दोनों से ही काफी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। हमारे पास अराउंड 180 और समथिंग है, और पाकिस्तान के पास अराउंड 160 170 और समथिंग है, लेकिन चाइना के पास तो 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, राइट। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर बात करें तो अकॉर्डिंग टू सिप्रीज रिपोर्ट 2.7 ट्रिलियन रुपीस स्पेंड हुए हैं 2024 में ऑन दी मिलिट्री एक्सपेंडिचर। 9.4% का इंक्रीज आया है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, राइट। और जो टॉप इंपोर्टर्स हैं मिलिट्री के टर्म्स में, पहला उनमें से यूक्रेन है, डेफिनेटली यूक्रेन, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। और दूसरा आप देखें अगर तो वो इंडिया है, उसके बाद कतर, फिर सऊदी एंड फिर पाकिस्तान। So first is Ukraine, largest defense importer is Ukraine because war is going on there, right? And second is India, India है दूसरा, तीसरा है कतर। ध्यान रखेंगे ये ऑर्डर को, ठीक है। टॉप एक्सपोर्टर्स जो है उनमें सबसे पहला है यूएस, दूसरा है फ्रांस और यूएस, और तीसरा है रशिया, राइट। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। फर्स्ट इज यूएस, सेकंड इज फ्रांस एंड थर्ड इज रशिया। सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस बजट अगर किसी का है तो वो है चाइना विद 314 बिलियन। द लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर ग्लोबली इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद 997 बिलियन ऑफ डॉलर्स। बस थोड़ा सा ही फर्क रहेगा, अगर 3 बिलियन और लेते तो 1 ट्रिलियन के आसपास इनकी लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर हो जाते हैं ग्लोबली, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नाउ द ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। The BrahMos missile system is very much in news recently after, especially after the let's say कि जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद काफी ज्यादा न्यूज में है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए ब्रह्मोस क्या है,
एक इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी की बहुत मेजर एग्जांपल है। The BrahMos missile system is joint venture. It is a kind of a partnership between India and Russia. From India side, we choose DRDO, and from Russia side, their own companies जो है वो रशिया की साइड से और हमारी तरफ से इंडिया। द नेम, इट्स नेम इज डिराइव फ्रॉम द मेजर रिवर्स ऑफ बोथ कंट्रीज, ब्रह्मपुत्र एंड दी मोस्कोवा रिवर्स। मोस्कोवा रिवर रशिया में है और ब्रह्मपुत्र डेफिनेटली इंडिया में है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको देखने को मिलती है, राइट। तो इन दोनों रिवर्स के जो है नाम के ऊपर मर्ज करके इस मिसाइल सिस्टम का नाम पड़ा है, विच इज ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। नाउ पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को 2021 में सक्सेसफुली जो है इसका टेस्ट कंडक्ट किया गया था और 2025 में इसको इंडियन नेवी में जो है इंडक्ट किया गया था। 2007 में इसको इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया है और एयरफोर्स में सबसे लेट 2017 में। यानी कि इससे हमें क्या पता लगता है, दैट ब्रह्मोस कैन बी लॉन्च्ड ऑन ऑल थ्री वेरिएंट्स, इन ऑल थ्री वेरिएंट्स। बाय सी यू कैन लॉन्च ब्रह्मोस, by air you can launch BrahMos, and by land you can launch BrahMos। तीनों तरीके से आप जो है इसको लॉन्च कर सकते हैं। इसके तीनों वेरिएंट्स हमारे पास हैं। ऑपरेशन सिंदूर इज इट्स फर्स्ट कॉम्बैट यूज, क्योंकि 2001 के बाद हमारा किसी के साथ ऐसा लड़ाई नहीं। ऑपरेशन सिंदूर वाज द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स इन साउथ एशिया, राइट। क्योंकि हमारी आखिरी 1999 में कारगिल में हुई थी, वो भी पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि हम नहीं है, ये तो मुजाहिदीन है जो बैठे हुए हैं, राइट। तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था। तो अब हमारा जो है पहली बार हमने ऑपरेशन को यूज किया ऑपरेशन सिंदूर में, एंड स्टिल दीज आर क्लेम्स बीइंग मेड ओनली। अभी आर्मी की तरफ से कोई ऐसा सच रिपोर्ट नहीं है कि हाँ हमने सिंदूर को यूज किया है, ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस को यूज किया है। नाउ द ब्रह्मोस हैज फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी। फायर एंड फॉरगेट मतलब कि आप उसकी प्रिसीजन इतनी ज्यादा है दैट यू हैव टू जस्ट प्रेस द बटन एंड जस्ट वेट फॉर द इवेंट टू हैपन। आप जब बटन दबाइए और वेट कीजिए कि कब वो जाके अटैक करेगी और पूरी प्रिसीजन से वो टारगेट को जो है न्यूट्रलाइज कर देगी। द स्पीड इज सुपरसोनिक, ध्यान रखेंगे स्पीड कितनी है, सुपरसोनिक है, मैक 2 से ज्यादा है तो सुपरसोनिक मिसाइल है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। और अभी हम डेवलपमेंट इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसको हाइपरसोनिक बनाने के लिए हम जो है काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग टू मेक दी ब्रह्मोस मिसाइल एज अ हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नाउ द रेंज इज 290 किलोमीटर्स, 290 किलोमीटर्स इसकी रेंज है। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू द 400 किलोमीटर्स एंड वी आर वर्किंग टू एक्सपैंड इट टू 600 किलोमीटर। रेंज कितनी है, 290 किलोमीटर है, बट वी वांट टू एक्सटेंड, वी कैन एक्सटेंड इजीली टू 400 किलोमीटर्स, बट वी आर वर्किंग टू एक्सटेंड इट टू 600 प्लस किलोमीटर्स, राइट। तो शॉर्ट रेंज है, ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। और जो है क्रूज है ये भी ध्यान रखना है, और सुपरसोनिक मिसाइल है ये भी ध्यान रखना है। नाउ प्रोपल्शन सिस्टम, देयर आर टू स्टेज सिस्टम, ठीक है, इसमें टू स्टेज सिस्टम है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। पहले स्टेज सिस्टम में सॉलिड प्रोपेलेंट यानी कि सॉलिड फ्यूल का यूज किया गया है, दूसरे में लिक्विड रैमजेट इंजन का यूज किया गया है, राइट। तो पहले में जो है सॉलिड फ्यूल, दूसरे में लिक्विड रैमजेट इंजन का यूज किया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। फिलीपींस जो है पहला देश है जिसने भारत से ब्रह्मोस को इंपोर्ट किया। फिलीपीनीज पहली कंट्री है जिसने इंडिया से ब्रह्मोस को इंपोर्ट किया। उसके बाद तो लाइन लग गई है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, राइट, और मलेशिया है, यूएई है, चिले है, साउथ अफ्रीका है, विच हैव एक्टिवली शोइंग इंटरेस्ट इन परचेजिंग ऑफ ब्रह्मोस, राइट। बट फिलीपींस इज द फर्स्ट कंट्री टू इंपोर्ट द ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूएसएस गोल्डन डोम प्रोजेक्ट। अब गोल्डन डोम क्या है, देखिए जब ट्रम्प प्रेसिडेंसी में दोबारा उन्होंने प्रेसिडेंसी को जो है हासिल किया, तो प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम जो है पूरे ग्लोब के ऊपर मिसाइल्स के अंदर ऑर्बिटल वेपनरी प्लेस कर देंगे। अब ये ऑर्बिटल वेपनरी क्या होता है, देखिए ऑर्बिटल वेपनरी का मतलब है जब आप आसमान के अंदर भी जो है मिसाइल लगा, आसमान के अंदर मिसाइल कैसे लगेगी, आपकी अर्थ के ऊपर चौबीसों घंटे सैटेलाइट्स जो है घूमती रहती है विद डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है, इनके अलग अलग पर्पस होते हैं। कोई सर्वेलेंस के लिए घूम रही है, कोई जो है लोकेशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए घूम रही है, कोई जो है क्या नाम लेते हैं उसका कि रिसर्च पर्पस के लिए घूम रही है। तो ट्रंप ने कहा कि भाई ऐसे ही हम ऊपर मिसाइल्स के अंदर क्या लगा देंगे, स्ट्राइक कैपेबिलिटीज इनके अंदर फिट कर देंगे कि आपने लोकेशन भरी
सैटेलाइट को बताया कि ये तेरे XYZ कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट, और यहाँ पे जाके अटैक करना है। मिसाइल ने क्या करा, ऊपर से सैटेलाइट ने मिसाइल के अंदर कोऑर्डिनेट्स भरे और ऊपर से जो है एक मिसाइल लॉन्च होती है और सीधा आके अटैक करती है कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। ये बहुत ज्यादा डिस्टोपिया हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। इसकी शुरुआत पहले भी हुई थी इन 1960s, जब कोल्ड वॉर हो रहा था, तो बोथ यूएस एंड रशिया एक्टिवली स्टार्टेड टू परसुएड स्पेस वॉर की शुरुआत कर दी थी, बट फिर बाद में आउटर स्पेस ट्रीटी आई और वो स्पेस वॉर जो है वो होल्ड कर दिया गया और दोनों ने अपने अपने प्रोग्राम्स स्पेस को वेपनाइज करने के जो है छोड़ दिए। बट अब ट्रम्प ने आने के बाद दोबारा कहा कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, द नेम विल बी गोल्डन डोम प्रोजेक्ट। उसका पर्पस होगा कि एक डिफेंस शील्ड बना देनी है पूरी ग्लोब के ऊपर, राइट, विच इज कमांडेड बाय यूएस। और इसकी इंस्पिरेशन है आयरन डोम सिस्टम, जो आपने इसराइल के जो कॉन्फ्लिक्ट के बहुत ज्यादा देखा होगा। आयरन डोम सिस्टम है वो ग्लोबल डोम और इसमें बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि आयरन डोम की एक मैक्सिमम लिमिट है कि वो कितने एरिया तक जो है वो डिफेंस प्रोवाइड कर सकता है, और उसमें कोई ऑर्बिटल वेपनरी का यूज नहीं कर रहे हैं। बट गोल्डन डोम प्रोजेक्ट में हम सैटेलाइट्स में वेपन प्लेस करने की बात कर रहे हैं, राइट। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब गोल्डन डोम के कुछ की फीचर्स, मल्टी डोमेन कवरेज, यानी कि अक्रॉस लैंड, सी और एयर जो है ये स्पेस करेगा, इवन स्पेस में भी जो है ये काम करेगा। integrated defense that we will combine the space based interceptors with ground and sea based radar system, ताकि स्पेस को ग्राउंड और सी रडार सिस्टम से जो है कनेक्टेड कर दिया जाए, बिकॉज द रीच एंड द विजन ऑफ स्पेस बेस्ड सिस्टम्स इज वेरी मच ब्रॉडर देन द ग्राउंड एंड सी बेस्ड रडार systems. The second is satellite architecture. Thousands of small satellites will be placed, so they will work as the eyes of golden dome system and will intercept missiles very easily, right. And the strategic purpose is to protect entire US from any kind of ICBM, कि कोई भी ICBM वगैरह अगर यूज कर रहा है भाई, उससे बचाने का पर्पज है मेनली किसका, ग्लोबल डोम सिस्टम का, राइट। चलिए, नाउ द अनदर टॉपिक इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, एक बॉर्डर डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। देखिए, जब हमारा चाइना के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सो वी अंडरस्टूड वन थिंग दैट कि चाइना बड़ा एक्टिवली अपने बॉर्डर एरियाज को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। चाइना इज काइंड ऑफ सेटिंग अप आर्टिफिशियल विलेजेस ओवर द बॉर्डर इन द नियर बी एरियाज ऑफ LAC। तो इससे क्या मतलब है कि देखिए, जब चाइना वहां पे गांव बना रहा है, सो इट वुड बी इजियर फॉर चाइना टू लेटर ऑन क्लेम द एक्साई चीन एट इट्स एज इट्स ओन पार्ट। उसके लिए इजी हो जाएगा। सो व्हाट आवर गवर्नमेंट इनिशिएटेड कि हम भी जो है एक प्रोग्राम चलाते हैं, and the purpose of that program is to develop the villages residing nearby the borders, राइट। उसका पर्पस होगा कि जो बॉर्डर्स हैं उनके नियर बाय जो गांव हैं उनमें जो है क्या करना, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर करना। अब करीबन करीबन 17 के आसपास स्टेट्स और यूटीज हैं जो उसके अंदर आती हैं, जैसे कि यूटीज तो दो है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख, और स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे बॉर्डर लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश, असम, राइट, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब स्टेट्स हैं जहाँ पे बॉर्डर्स लगते हैं, राइट। बिहार इज देयर एंड गुजरात इज देयर, जम्मू एंड कश्मीर इज देयर, लद्दाख इज देयर, पंजाब इज देयर, राजस्थान इज देयर, राइट। ऑल दीज border states, Uttarakhand is there, right, Himachal is there. So implementation is that you have the cycle of around 5 years के 2028 और 29 फाइनेंशियल ईयर तक हम इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। द स्कीम इज ऑफ सेंट्रल सेक्टर नेचर। सेंट्रल सेक्टर मतलब कि सेंटर की तरफ से 100% खर्चा होगा भैया, यहाँ पे स्टेट को यहाँ पे कुछ नहीं देना, सेंटर जो है वो अपनी तरफ से 100% खर्चा लगाएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि बॉर्डर एरियाज में बेटर लिविंग कंडीशंस एनकरेज करना। कभी भी कोई गवर्नमेंट ऐसे नहीं कहेगी भाई कि हम तो इसको चाइना को डराने के लिए लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान को डराने के लिए कह रहे हैं। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप आर बॉर्डर विलेजेस एरियाज, बिकॉज दे आर आर फर्स्ट विलेजेस। वो हमारे आखिरी नहीं, वो हमारे पहले गाँव है, राइट। And the another objectives are like, for example, security integration, assimilate border population as eyes and ears of border guarding force। की जितना ज़्यादा border villages डेवलप होंगे उतना ज़्यादा वो हमारे लिए, उनके लोग जो है काम करेंगे, वो जो है अपने आप को फील कर पाएंगे, उस नेशनैलिटी को जो है वो एम्बाइब कर पाएंगे, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करना, सो वहाँ पे जो है ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट भी उतनी तेजी से हो, वो बैकवर्ड ना रहे, राइट। तो ये जो है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पार्ट 2 के। चलिए,
नाउ द लास्ट टॉपिक इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर काफी ज्यादा न्यूज में है क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर ने इसकी इंपॉर्टेंस हाईलाइट करी थी जब वो जो है सशस्त्र सीमा बल को जो है प्रेज कर रहे थे। सशस्त्र सीमा बल क्या है? देखिए, ये हमारी एक पैरामिलिट्री फोर्स है, सशस्त्र सीमा बल। राइट, सेंटर की तरफ से जो है इसको डायरेक्शंस मिलती हैं। सशस्त्र सीमा बल आपको ज्यादातर जो है बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास देखने को मिलेगी। सो डेफिनेटली सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी जो है यही मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास तीन जो है लगभग चार कंट्रीज जो है लगती है हमारी। नेपाल भी बड़ी प्रॉक्सिमिटी में है, और चाइना भी बड़ी प्रॉक्सिमिटी में है। चाइना तो खैर डायरेक्टली लग रहा है, और बांग्लादेश और भूटान। अब इसमें से प्रॉक्सिमिटी में ये चार है, बट डायरेक्ट बॉर्डर अगर टच करता है तो वो बांग्लादेश और चाइना को करता है। राइट, अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, यानी कि वो हिस्सा जो बिल हमारे सारे मेनलैंड इंडिया को जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करता है, ये ऊपर से कवर्ड है चाइना की चुंबी वैली से, और नीचे ही इसके है बांग्लादेश। अब दिक्कत ये है कि कभी भी इस एरिया के ऊपर कोई भी अनसीन सिचुएशंस में इसको हाईजैक, इसको इस बोटल नेक को ब्लॉक करना आसान है। राइट, इसको ब्लॉक किया जा सकता है। इसको ब्लॉक कर दिया गया तो देखिए हमारे पास नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक्सेस ही नहीं बचता, कोई डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी है ही नहीं है। तो इसलिए हमारी सरकार बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव सिलीगुड़ी कॉरिडोर के कंटेक्स्ट में लेती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका कोई एग्जाम्पल? जी बिल्कुल, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इसके। जैसे कि इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अगरतला अखौरा रेलवे लिंक बना रहे हैं। नाउ अगरतला अखौरा रेलवे लिंक इज समथिंग आर पार्टनरशिप विद बांग्लादेश। कि भाई बांग्लादेश को बोल रहे हैं कि यार अखौरा से अगरतला के बीच में सिर्फ 12 किलोमीटर लंबी एक रेलवे लाइन चाहिए हमें, बिकॉज कोलकाता से लेके अगर अखौरा तक, अखौरा इज इन बांग्लादेश, कोलकाता से लेके अखौरा तक रेलवे लाइंस एस्टेब्लिश है, बट अखौरा से लेके अगरतला जो सिर्फ 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहां पे रेलवे लाइन है। अगर हम अगरतला और अखौरा को कनेक्ट कर दें, 12 किलोमीटर की रेलवे लाइन एस्टेब्लिश कर दें, तो उससे होगा क्या कि हम कोलकाता से ट्रेन में बैठेंगे एंड वाया बांग्लादेश वी कैन इजीली रीच दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सबसे बड़ा पर्पस है इसका यही। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है कालादान रिवर मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कालादान रिवर मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को उसको अवॉइड करने के लिए, उसकी चिकन नेक डायलेमा को अवॉइड करने के लिए? देखिए, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में है क्या, हम जो है कोलकाता से चलेंगे, सीधा जाके म्यांमार के सितवे पोर्ट पर रुकेंगे। म्यांमार के सितवे पोर्ट पे जब आप रुकोगे तो वहां पे ऐसा नहीं है कि शिप उतारी और आप सामान लेके सड़क से चल पड़े। नाउ यू हैव टू ट्रेवल वाया इनलैंड वाटरवेज। आप इनलैंड वाटरवेज से जो है ट्रेवल करेंगे। जैसे कि आप कोलकाता से चलते हैं, म्यांमार के सितवे पोर्ट पे रुकते हैं। सितवे पोर्ट के बाद यहाँ पे एक नदी आती है, उस नदी के अंदर अंदर आप अपने जहाज को लेके जाएंगे इनलैंड वाटरवेज के थ्रू। इस नदी का नाम जो है वो है कालादान। इसके नाम पे पूरे प्रोजेक्ट का नाम पड़ा है कालादान रिवर। ये म्यांमार में है, ध्यान रखिए। एंड व्हेन यू रीच द एंड ऑफ द रिवर, आप जो है पहुंच जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे होगा पलेतवा। पलेतवा से आप वाया रोड ट्रैवल करेंगे और आप सीधा पहुंचेंगे जोरनपुई में। जोरनपुई क्या है? जोरनपुई भारत का पहला गांव। ठीक है, जोरनपुई में पहुंचने के बाद, मिजोरम जोरनपुई में पहुंचने के बाद आप सीधा मिजोरम की कैपिटल ऐजवाल में चले जाएंगे। और इससे क्या होगा, हम दोबारा से जो चिकन नेक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसको अवॉइड करके हम वाया म्यांमार हम जो है नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसलिए ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान क्या रखना है कि ये रीजन जो है महानंदा और तीस्ता रिवर के बीच में लोकेटेड है। इसको नहीं भूलेंगे आप, दो रिवर्स का नाम महानंदा और तीस्ता रिवर के बीच में जो है क्या है, लोकेटेड है। राइट, इसको नहीं भूलना है। एंड व्हाट इज आवर पर्पस टू सिक्योर द सिलीगुड़ी कॉरिडोर? बिकॉज वी हैव टू इंश्योर द स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी, the military defense need to be boosted, the geopolitical vulnerability, the China sitting on its north, anytime it can ensure that this kind of bottleneck will be and would be used for its own benefits, right? इकोनॉमिक ट्रेड रूट सब सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है सारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हमसे कनेक्ट करता है, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। एंड फिफ्थ इज इंटरनल सिक्योरिटी एंड यूनिटी। लेट्स से कि अगर चाइना को इंस्टेबिलिटी फैलानी हो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो भी वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बंद कर सकते हैं। सो वी हैव टू बी थैंकफुल टू दी सशस्त्र सीमा बल एंड इट्स जवान्स, right? So providing assurance to whole nation that Siliguri corridor is altogether secured, right? So this is all for you, and I
आई बिलीव कि ये टॉपिक्स जो है आपको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हेल्प करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। सो यू डोंट हैव टू वरी कि आपने जो है कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं या फिर डिफेंस आपका रह गया है, वो चीज़ आपके अंदर, वो फोमो जो होता है वो आखिरी टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। बट यू हैव टू कॉन्टीन्यूसली फाइट विद दैट काइंड ऑफ फोमो। आपको जो है उससे कॉन्टीन्यूसली फाइट करना है, क्योंकि वो ही सबसे बड़ा दुश्मन है इस टाइम पे आपका। एंग्शियस नहीं होना है। थोड़ी देखिए, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी तो बहुत ज़्यादा नेचुरल है, यू आर अ ह्यूमन बीइंग ओनली। तो उस एंग्जाइटी के साथ थोड़ा सा डील करना सीखें। ज़्यादा जो है ओवरवेल्म ना हो आपके इमोशंस के साथ। बड़ा काम अपना मेंटेन करते हुए अपने एग्जाम को जो है आराम से करें। ठीक। सो विश यू ऑल द बेस्ट, और आप एग्जाम बहुत अच्छा दे के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।